नमस्कार। हम जॉन डीवी पर पूर्व के जो व्याख्यान है उस पर प्रसिद्ध जो प्रयोजनवादी दार्शनिक रहे हैं जॉन डीवी, उनके शिक्षा दर्शन और उनके जीवन दर्शन पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे। चर्चा में हमने जॉन डीवी का जो जीवन परिचय है, उनकी रचनाएं हैं और उनका दर्शन क्या रहा है, दर्शन के साथ साथ शिक्षा दर्शन के बारे में उन्होंने क्या कहा है और शिक्षा के कौन कौन से प्रमुख अंग उनके अनुसार थे, उस पर हमने विस्तृत चर्चा करी। जॉन डीवी ने मनोविज्ञान और समाज दो ऐसे अंग हैं जिनको शिक्षा के लिए बहुत जरूरी बताया है और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि रुचियां भी इसमें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, यानी वार्तालाप की रुचि, अन्वेषण की रुचि, परीक्षण की रुचि, रचना की रुचि, ये सब रुचियां उन्होंने बताई हैं। साथ ही साथ जॉन डीवी ने जनतंत्र एवं शिक्षा, डेमोक्रेसी और एजुकेशन, उस पर भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी है। तो हम उनको थोड़ा सा उस पर विचार कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं। जनतंत्र का आशय सब व्यक्तियों को सुविधाओं की समानता प्रदान करना है। जनतंत्र, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से जो है जनता, जहां पे जनता, जनतंत्र का मतलब है जनता से जुड़ा हुआ। तो जनतंत्र का जो आशय है वो सब व्यक्तियों को सुविधाओं की समानता प्रदान करना, इक्वल, एक समान सारी जो भी फैसिलिटीज है, सारी जो सुविधाएं हैं उनको देना जनतंत्र में आवश्यक है। व्यक्ति को केवल कार्य करने की नहीं अपितु विचारों की अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जनतंत्र में केवल यही नहीं है कि जनतंत्र में सभी व्यक्तियों को एक समान सुविधाएं दी जाए, एक समान कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए या अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए, अपितु जनतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। यानी मनुष्य बिना किसी झिझक के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के स्वतंत्रता के साथ अपनी बात को, अपने विचारों को अपने अभिव्यक्त कर पाए, ये स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। शिक्षक की स्वतंत्रता पर बल देते हुए जॉन डीवी ने कहा है कि जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की व्यवस्था करने, पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम का चयन, शिक्षण विधियों का चयन, अनुशासन तथा विद्यालय की व्यवस्था की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यहाँ जॉन डीवी जनतंत्र और शिक्षा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जनतंत्र में सभी मनुष्यों को समानता का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, केवल कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं अपितु विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब बात शिक्षा की गई तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षक की स्वतंत्रता पर बल दिया है। शिक्षक कोई वेतनभोगी अपने विचारों को, अपने अनुभव के आधार पर संग्रहित विचारों को और ज्ञान को व्याख्यान के माध्यम से केवल विद्यार्थियों तक पहुंचाने वाला एक व्यक्ति नहीं है। शिक्षक जो है वो जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके पास अधिकार होनी चाहिए कि वो शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की व्यवस्था करे। शिक्षा की व्यवस्था से हमारा अभिप्राय है कि शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, किस स्तर पर कैसे शिक्षा दी जाए, समय सारणी क्या होगी, विषयों का विभाजन कैसे होगा, किस विषय को कितना एक क्रेडिट दिया जाएगा, अंक बाहर दिया जाएगा, ये शिक्षा की व्यवस्था। उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी किस स्तर के विद्यार्थियों को, यदि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना है तो पाठ्यक्रम कैसा होगा, माध्यमिक स्तर पर कैसा होगा, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कैसा होगा, उच्च स्तर पर कैसा होगा और उच्चतर स्तर पर कैसा होगा। पाठ्यक्रम के निर्माण की जो स्वतंत्रता है वो शिक्षक के पास होनी चाहिए। पाठ्यक्रम का चयन, कहाँ किसको क्या पढ़ाया जाएगा और कितने इकाई में, कितने घंटों में, कितने दिनों में वो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए शिक्षण की विधियों का चयन, यानी
पाठ्यक्रम जो हमारा है उसमें जो विभिन्न विभिन्न इकाइयां होती हैं, उन इकाइयों में जो हमारे प्रकरण होते हैं, उन प्रकरणों को पढ़ाने के लिए विधियां कौन सी होगी, किस विधि के द्वारा किस विषय और किस इकाई और किस प्रकरण को पढ़ाया जाएगा, ये चुनने का अधिकार भी शिक्षक के पास होना चाहिए। अनुशासन तथा विद्यालय की व्यवस्था की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुशासन यानी अनुशासन किस प्रकार से रखा जाना चाहिए। अनुशासन 3 प्रकार के होते हैं, आत्मानुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और दंडात्मक अनुशासन। अब शिक्षक को अपने विद्यालय में और अपने विद्यार्थियों के साथ अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन से किस प्रकार के अनुशासन की व्यवस्था करनी है, इसकी स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो जॉन डेवी ने जनतंत्र की शिक्षा में शिक्षक को एक महत्वपूर्ण सत्ता स्वीकार किया है और उसे स्वतंत्रता पर उसकी बल दिया है, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था से लेकर के और शिक्षा के पाठ्यक्रम, विषयों के विभाजन, शिक्षण विधियों के चयन, पाठ्यक्रम के निर्माण, अनुशासन और विद्यालय की व्यवस्था सबको उसने समाहित किया है। यानी अध्यापक के पास ये सारे अधिकार होने चाहिए, ये सारी स्वतंत्रता जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में अवश्य होनी चाहिए, तभी हम आप उसको जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली कह सकते हैं। किसी भी चीज को शिक्षक के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जॉन डेवी ने शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करी और उन्होंने कहा कि एम्स ऑफ एजुकेशन में केवल ऐसे नहीं है कि आपने कोई निर्धारित कर दिए, शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं, उद्देश्य केवल व्यक्तियों के होते हैं। शिक्षा तो अपने आप में परिपूर्ण है, तो किसी एक उद्देश्य को लेकर शिक्षा नहीं चलती है, अपितु व्यक्तियों के उद्देश्य होते हैं। शिक्षा का स्थायी उद्देश्य संभव नहीं, क्योंकि बालकों की बौद्धिक क्षमता, अभिवृत्ति, रुचि, शक्ति और भिन्नता के साथ साथ उद्देश्यों में बदलाव स्वाभाविक है। देखिए, शिक्षा का कोई स्थायी उद्देश्य इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्येक जो बालक है या प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक जो वातावरण पर्यावरण है वो भिन्न भिन्न है। उसके बाद प्रत्येक बालक की बुद्धि लब्धि यानी उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी जन्मजात प्रवृत्तियां, उसकी अभिवृत्तियां, उसकी रुचियां और उसके जो समझने सोचने की जो क्षमता है वो भी भिन्न भिन्न है। तो जब सभी बालक समान नहीं है, सभी विद्यार्थियों का मानसिक स्तर समान नहीं है, उनकी पृष्ठभूमि समान नहीं है, तो शिक्षा के उद्देश्य भी बिल्कुल स्थायी कर देना संभव नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे बालक का स्वभाव और स्वाभाविक जो भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं के साथ साथ और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो, अब यहाँ ये कहना गलत होगा कि शिक्षा के उद्देश्यों को बदल देना चाहिए। विद्यार्थियों और विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन जो उद्देश्य है उनमें परिवर्तन होना चाहिए। डेवी ने कहा है, शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य हमेशा होगा और जहां तक क्रिया शैक्षिक होगी वह उद्देश्य को प्राप्त करेंगी। तात्कालिक उद्देश्य, शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य है ज्ञानार्जन करना और ज्ञानार्जन करवाना। तो ये तात्कालिक उद्देश्य है, ये हमेशा रहेगा और इसके लिए क्या होगा? क्रिया होगी और वो क्रिया के द्वारा वो ज्ञान हमेशा प्राप्त करेंगे। अब ज्ञान आपको किस क्षेत्र में करना है, किस विषय में करना है, किस स्तर तक करना है, ये विद्यार्थियों के ऊपर हमेशा ये परिवर्तन हो और पर्सन टू पर्सन यानी विद्यार्थी एक भिन्न भिन्न विद्यार्थियों में भिन्न भिन्न ये बदलता रहेगा। उसके बाद में शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में उन्होंने और विस्तार से समझाते हुए कहा है कि अनुभवों का पुनर्निर्माण, शिक्षा के उद्देश्य जो है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे जो अनुभव हैं उन अनुभवों का
पुनर्निर्माण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। मान लीजिए कोई एक कार्य किया और उस कार्य से हमने देखा कि हमें उतनी सफलता नहीं प्राप्त हुई, या हमने कोई उद्देश्य निर्धारित किया और उस कार्य उसके अनुसार हमने कार्य किया, उसके अनुसार हमने शिक्षा दी, और वो शिक्षा, मैं इसको एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगी कि शिक्षा शास्त्र में क्या होता है। जब बालकों को, हम विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं तो वो दी गई जो शिक्षा है, हमने शिक्षा दी और शिक्षा को देने के साथ साथ हमने कुछ उद्देश्य निर्धारित करे कि ये ज्ञान देने से विद्यार्थी इस इतने ज्ञान को, इस क्षमता को, इस विषय को, इन विचारों को आत्मसात कर पाएंगे। मान लीजिए कि मैं आज पर्यावरण के विषय में विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूं और आज मैं ये विचार, ये उद्देश्य लेकर के चल रही हूं कि मेरी कक्षा के बाद में विद्यार्थी जो है वो दूषित पर्यावरण, प्रदूषित पर्यावरण और स्वच्छ पर्यावरण का ये अंतर या भेद को समझ पाएंगे। मैंने ये कर लिया। मैंने अपने अनुभव से जो मैंने ज्ञान को अर्जन किया वो उनको मैंने लेक्चर मेथड से, एक्सपेरिमेंट मेथड से प्रयोग करके मैंने उनको समझा दिया। अब अपने उस द्वारा दिए गए ज्ञान का जब मैं देख रही हूं कि वो उसकी उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई या नहीं, यानी मैंने जो उद्देश्य निर्धारित करे थे वो मेरे प्राप्त हुए कि नहीं, ऐसा करने के लिए मैंने एक प्रश्न पत्र का निर्माण किया और प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को दे दिया। उस प्रश्न पत्र का जब मैंने मूल्यांकन किया उन सभी प्रश्न पत्रों का, तो मैंने देखा कि 50 से भी कम प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं वो सही उत्तर मुझे दे पा रहे हैं। और ऐसा होने के बाद, और मुझे अनुभव, ये मेरा अनुभव रहा है कि मैंने जो विषय लिया या मैंने जो शिक्षण विधियां ली उनमें कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है। तो इस अनुभव से मैं क्या करूंगी कि मैं पुनर्निर्माण करूंगी, यानी कोई दूसरी मेथोडोलॉजी, कोई दूसरी विधि का उपयोग करूंगी और वो उद्देश्य मेरा बदल जाएगा। तो इस प्रकार से कहा गया है, शिक्षा के उद्देश्यों में जॉन डेवी ने कहा है कि अनुभवों का पुनर्निर्माण है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस है ये उद्देश्य। उसके बाद में है मन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ माइंड, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मन का विकास, यानी जो हमारे मन में, मन का विकास, हमारी जो चीजें हैं उनको, कोई भी चीज मन में आ रही है और सोचने के बाद जब हम क्रियात्मक रूप से उसको देते हैं तो हमें लगता है कि ये ऐसे नहीं, ये और की जा सकती है या उसे डेवलप किया जा सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, जब हम शिक्षा लेते और देते हैं तो हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, हमें व्यक्ति को खुद को पता होता है। जैसे आज मान लीजिए कि मैं आपको ये व्याख्यान श्रृंखला में मैं अपना मेरा जो अनुभव है या मेरा ज्ञान है उस ज्ञान को आपके साथ साझा कर रही हूँ, उस ज्ञान को मैं आपके साथ बांट रही हूँ, लेकिन मैं इस ज्ञान को बांटने के साथ साथ ये भी अनुभव कर रही हूँ कि मेरे द्वारा ये जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है इसको और अधिक परिपक्व कैसे किया जा सकता है, या इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, या इसको और भली प्रकार से कैसे आप तक पहुंचाया जा सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है जब भी वो कोई कार्य करता होता है, जब भी शिक्षा दे रहा होता है या शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है, उसको पता होता है। सामाजिक कुशलता, सोशल एफिशिएंसी, यानी जो ज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है उसमें सामाजिक कुशलता भी होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। चाहे शिक्षक है या विद्यार्थी है, दोनों ही समाज से जुड़े हुए हैं। तो जो हमारी शिक्षा है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं समाज है, और समाज में किस प्रकार से वो शिक्षा हमारी उपयोगी हो, ये जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको देते हुए जॉन डेवी ने कहा है। अब चर्चा कर लेते हैं कि जॉन डेवी ने पाठ्यक्रम को किस प्रकार से, उन्होंने पाठ्यक्रम की कैसे संरचना करी, किस प्रकार से उन्होंने कैरिकुलम में क्या क्या होना चाहिए, इस पर कैसे चर्चा करी। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार व्यक्ति और समाज के जीवन, कार्यकलापों, क्रियाशीलता, उपयोगिता और व्यवहारिकता आदि होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम के जो निर्माण का आधार है, हम पाठ्यक्रम कैसा बनाएंगे, इसके लिए व्यक्ति, सबसे पहले मनुष्य, अब मनुष्य में व्यक्ति और विद्यार्थी, बालक सब आ जाते हैं। समाज के जीवन, यानी समाज किस प्रकार से समाज की जीवन पद्धति चल रही है, कार्यकलापों, किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, क्रियाशीलता, एक्टिविटी क्या हो रही है, क्रियाशीलता कितनी है, उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी क्या है, और व्यवहारिकता,
यानी उसका किस प्रकार से वो व्यवहार में, आचार व्यवहार में होनी चाहिए, ये सारी चीजें उस पाठ्यक्रम में समाहित होनी चाहिए। और इन सब चीजों के पाठ्यक्रम में समाहित होने के लिए जॉन डेवी ने कुछ सिद्धांत जो पाठ्यक्रम के, उन्होंने पर्टिकुलर किसी विषय के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी, अपितु पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए ये उन्होंने चर्चा करी है। तो उन्होंने सबसे पहले जब पाठ्यक्रम की बात करी तो उन्होंने कहा सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, समाज में हमारे जो अनुभव है उसके सिद्धांतों पर पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा रुचि का सिद्धांत, यानी रुचि, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो रुचि पर आधारित हो। इस प्रकार का पाठ्यक्रम या इस प्रकार का कैरिकुलम नहीं होना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों की रुचि नहीं हो। तो रुचि के सिद्धांत की उन्होंने बात करी। प्रगतिशीलता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालक की, विद्यार्थी की जो सोच है, उसकी क्षमता है, उसकी बुद्धि लब्धि है, उसके विचार है, उसका चिंतन मनन जो है वो प्रगति की ओर सोचे। और प्रगतिशीलता के सिद्धांत की उन्होंने पाठ्यक्रम में बात करी। उसके बाद में उन्होंने कहा समन्वय का सिद्धांत, समन्वय यानी आपसी जो समन्वय है, किसके साथ, मनुष्य का समाज के साथ में, बालक का शिक्षक के साथ में, विद्यालय के साथ में। देखिए यहाँ हमें पुनः स्मरण कर लेना चाहिए कि जो जॉन डेवी की जितनी भी रचनाएं रही हैं उन रचनाओं में उन्होंने विद्यालय के साथ बालक की बात करी है, विद्यालय के साथ समाज की बात करी है, विद्यालय के साथ पाठ्यक्रम की बात करी है, आज के शिक्षा की बात करी है, कल की शिक्षा की बात करी है, सोचने की बात करी है और एक्सपेरिमेंट की बात करी है। तो ये समन्वय, यानी समन्वय किस प्रकार से हम कर पाएंगे, ऐसा सिद्धांत होना चाहिए। यानी जो हमने ज्ञान लिया उस ज्ञान का समन्वय होना चाहिए व्यक्ति के साथ, समाज के साथ और राष्ट्र के साथ। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी जो भी पाठ्यक्रम हो वो क्रियाशील हो, केवल थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए और क्रिया से वो प्रतिक्रिया यानी एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने बात करी। विभिन्नता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही जैसा हो, पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि और उनकी रुचियों में विभिन्नता होती है, तो पाठ्यक्रम में भी विभिन्नता के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिस पाठ्यक्रम के आधार पर बालक, विद्यार्थी शिक्षित होने के बाद में अपने जीवन में, उसके जीवन में उसकी उपयोगिता हो, यानी आजीविका के लिए या कार्य करने के लिए उपयोगी हो। ऐसा पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए जिससे उपाधि लेने के बाद में केवल आप चिंतन और मनन की क्षमता विकसित कर पाएं लेकिन जीवन में आपके लिए वो कोई उपयोगी नहीं हो। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम के बारे में उन्होंने ये जो कुछ मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताया है वो है सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रगतिशीलता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत, ये उन्होंने पाठ्यक्रम में कहा है। अब ये जो सिद्धांत इतने पाठ्यक्रम में जॉन डेवी ने बताए और जॉन डेवी ने कहा कि इन पाठ्यक्रम जो है वो इन हमारे सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। तो जो ऐसा पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम को पढ़ाए जाने के लिए टीचिंग मैथोलॉजी क्या होगी, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होगा, या शिक्षण विद्या क्या होगी, उसके बारे में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और वो विचार है क्रिया द्वारा शिक्षा विधि, यानी शिक्षा जो भी आप देंगे वो केवल थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए, केवल सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने अनुभव से ज्ञान का अर्जन करके जो शिक्षक है वो व्याख्यान के द्वारा अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें क्रिया हो, जिसमें कार्य किया जाए, जिसको करके देखा जाए। क्योंकि जॉन डेवी जो हैं वो प्रयोगवादी दार्शनिक रहे हैं, प्रयोगवादी दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्रिया द्वारा शिक्षण विधि पर बल दिया है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि स्वानुभव द्वारा शिक्षा, अनुभव के द्वारा हम बालकों को, हम विद्यार्थियों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा ऐसे नहीं है कि हमने यानी शिक्षकों ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है। शिक्षक
अपने अनुभव से ज्ञानार्जन करके विद्यार्थियों को जो ज्ञान दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद बालक को स्वयं भी अनुभव करना चाहिए, यानी उसका अपना अनुभव भी उसमें जुड़ा ना चाहिए। शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी भी अनुभव करके देखे कि अध्यापक और शिक्षक जो ज्ञान, जो बात, जो कार्य कह रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या वो वास्तव में ऐसा है। तो ये भी स्वानुभव के द्वारा भी शिक्षा विधि हमारी होनी चाहिए। खेल द्वारा शिक्षा विधि, यानी कोई भी यदि है तो उसमें खेल विधि को भी, एक प्ले मेथड को भी जॉन डेवी ने कहा है कि वो जरूर होना चाहिए। प्ले मेथड भी क्यों कहा है? क्योंकि उसमें सहयोग की भावना, सहिष्णुता की भावना, समानता की भावना भी खेल मेथड में होती है। और उन्होंने तो पहले ही कहा है कि जो हमारी शिक्षा है उसमें सारे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। समन्वय का सिद्धांत भी उन्होंने कहा है, उपयोगिता का सिद्धांत भी कहा है। तो सह संबंध द्वारा शिक्षा विधि, सह संबंध, यदि हम कोई एक प्रकार की कोई विचारधारा, कोई ज्ञान दे रहे हैं तो उसका दूसरे से संबंध है या नहीं, यानी आपसी तारतम्य है या नहीं, आपसी उनका सामंजस्य या संबंध है नहीं, ऐसे यानी एक चीज का यदि मैं पूर्व ज्ञान पर आधारित यदि आपसे कोई बात कर रही हूं तो वो वर्तमान ज्ञान से उसका संबंध है या नहीं। यदि मैं किन्हीं रूढ़ियों की बात कर रही हूं, यदि मैं किन्हीं परंपराओं की बात कर रही हूं, यदि मैं किसी के विचारधारा की बात कर रही हूं, चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे हम जॉन डेवी का आज शिक्षा दर्शन पढ़ रहे हैं। अब जॉन डेवी का जो शिक्षा दर्शन है उसका क्या आज 21वीं सदी में, वैश्वीकरण के युग में, आज की शिक्षा नीति के साथ कोई संबंध है या नहीं। यदि मैं आपको बता रही हूं तो हमें यह भी देखना होगा कि उन्होंने जो जनतंत्र की बात करी, या आज अभी हमने सीसी की बात करी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, वो जॉन डेवी ने 100 साल पहले वो परिकल्पना करी थी और वो आज भी उतनी ही उपयोगी है। तो सह संबंध द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। उद्योग केंद्रित शिक्षा, उद्योग केंद्रित में उन्होंने प्रयोजनवाद की बात करी है, उन्होंने प्रयोग की बात करी है, उन्होंने प्रक्रिया की बात करी है, उन्होंने अनुभव की बात करी है। तो उद्योग केंद्रित शिक्षा, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कल को विद्यार्थी की आजीविका चल सके और वो कोई व्यवसाय कर सके, यानी वो जो आपकी है वो प्रोफेशनल या वोकेशनल स्टडी की जो आज हम बात कर रहे हैं वो उसमें, यानी कार्य करवा के। यदि मान लीजिए मैं कंप्यूटर की शिक्षा दे रही हूं और मैं पढ़ा रही हूं विद्यार्थियों को कि C++ क्या होता है, जावा क्या होता है, या फिर आपका प्रिंटर कैसे काम करता है, माउस क्या है, या आपकी स्क्रीन क्या है, या हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, आपका वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, ये मैं पढ़ा रही हूं। तो ये केवल मैं पढ़ाऊं ही नहीं, उन पढ़ाने के साथ साथ वो सारी चीजें यानी प्रयोग द्वारा भी करी जाए। क्योंकि यदि बालक, यदि विद्यार्थी वो प्रयोग में आएगा तो उद्योग, अगर हम BCA करवा रहे हैं, BBA करवा रहे हैं और हम BGM से करवा रहे हैं, तो ये सारे उद्योग केंद्रित, यानी वो शिक्षा लेने के बाद विद्यार्थी उस उद्योग में अपने आप को व्यवस्थित कर पाएगा, समाहित कर पाएगा, नौकरी कर पाएगा, व्यवसाय कर पाएगा और वहां कार्य कर पाएगा, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। निरीक्षण एवं प्रयोग की विधि, यानी निरीक्षण और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के मेथड के बारे में भी जॉन डेवी ने कहा है। तो इस प्रकार से जॉन डेवी ने अपना जो पाठ्यक्रम कुछ सिद्धांतों पर दिया, उन सिद्धांतों के साथ साथ उन्होंने जो टीचिंग मेथड है उनमें मुख्य रूप से क्रिया द्वारा, स्व अनुभव द्वारा, खेल द्वारा, सह संबंध द्वारा, उद्योग केंद्रित और निरीक्षण एवं प्रयोग विधि द्वारा टीचिंग करवाया जाना चाहिए। विद्यालय, जॉन डेवी का कहना था कि उस सामाजिक अंग जिसे हम विद्यालय कहते हैं का मुख्य कार्य है। क्या कार्य है? जटिल वातावरण को सरल रूप प्रदान करना, कार्य करने के सरल साधनों को स्थापित करना, सामाजिक वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करना। इस प्रकार से जॉन डेवी ने कहा कि समाज का वो अंग जिसे हम स्कूल कहते हैं, विद्यालय कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, संस्थान कहते हैं,
उसका कार्य है कि जो जटिल वातावरण को सरल, देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाना, सरल यानी विद्यार्थी जितना जानता है उससे वो जो नहीं जानता वहां ले जाना, ज्ञान से अज्ञान की ओर ले जाना। तो ये हुआ कि बालक को, विद्यार्थी को कठिन से सरल की तरफ ले जाना। कार्य करने के लिए सरल साधनों को स्थापित करना, यानी उसको जो एक्टिविटी करा रहे हैं, उसको जो प्रयोग करा रहे हैं, उसमें उसको सरल साधनों के द्वारा उसको बताना। और सामाजिक वातावरण के लिए संतुलन स्थापित करना, यह विद्यालय का कार्य है। परंपरागत विद्यालयों का विरोध करते हुए जनतांत्रिक भावनाओं के विकास के अनुरूप विद्यालय एक मनोवैज्ञानिक और एवं सामाजिक आवश्यकता है। विद्यालय को समाज का एक लघु रूप माना गया है। देखिए यहाँ पर फिर से मैं ये कहना चाहूंगी कि जॉन डेवी ने इतने वर्षों पूर्व एक उनका जो आज हम शारीरिक दंड का विरोध या कानून में भी शारीरिक दंड जो है वो नहीं दिया जा सकता, शारीरिक दंड देना दंडनीय अपराध है विद्यार्थियों को, वो उन्होंने बात परंपरागत विद्यालयों की जो बात करी कि ऐसा नहीं है कि अध्यापक ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है, नहीं, जनतांत्रिक भावनाओं के विकास के अनुरूप विद्यालय एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकता है। और समाज का, यानी बालक जो है, अध्यापक अपनी बात को कह रहा है, अध्यापक अपने अनुभव से कुछ चीज पढ़ा रहा है, लेकिन विद्यार्थी को भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति या अपनी जिज्ञासा को प्रकट करने का अधिकार है और मनोवैज्ञानिक रूप से उसे समझ करके और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय में जो जटिल वातावरण है उसको सरल बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन व्यतीत करने का प्रशिक्षण देना और सामाजिक अनुभवों से परिचित कराना ही विद्यालय का दायित्व है। और अंत में जॉन डेवी ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए पुनः कहा है कि जो शिक्षक है वो कैसा होना चाहिए? सक्रिय संयोजक, यानी हमेशा शिक्षक को एक्टिव रहना पड़ेगा, हमेशा एक्टिव, सक्रिय रहे, उसे इतिहास से लेकर के भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए, नित्य नए प्रयोग अनुभव जो भी हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वो हमेशा एक सक्रिय ऑर्गेनाइजर यानी एक्टिव ऑर्गेनाइजर के रूप में उसको रहना चाहिए। निरीक्षक, और क्या होना चाहिए? उसको निरीक्षक, ऑब्जर्वर रहना चाहिए, हमेशा वो अपने विद्यार्थियों को ऑब्जर्व करता रहे कि उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी रुचियां क्या है, उनकी क्षमताएं क्या है, उनकी योग्यताएं क्या है, उनकी कोई मानसिक परेशानी नहीं तो निरंतर ऑब्जर्वर के रूप में उसको कार्य करना चाहिए। पथ प्रदर्शक, और उसको गाइड और फिलोसोफर और काउंसलर भी होना चाहिए, आगे का रास्ता दिखाने के लिए भी उसको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आत्मानुशासन की जॉन डेवी ने बात कही, सेल्फ डिसिप्लिन, वो प्रभावात्मक और कठोर जो दंडात्मक अनुशासन है उसके बिल्कुल विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि कठोर अनुशासन तो होना ही नहीं चाहिए। उनके अनुसार विद्यालय का कर्तव्य है, और यह तभी संभव है जब विद्यालय में सामाजिक ढंग से क्रियात्मक शिक्षण दिया जाएगा। जॉन डेवी अर्थात प्रयोजनवाद हमें उन सब और उनकी सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जिसके द्वारा उन्होंने शिक्षा के सदियों पुराने स्थिर आदर्शों को चुनौती दी और शिक्षा को वर्तमान जीवन की यथार्थताओं के समीप ला करके रख दिया। यानी जॉन डेवी जो हैं वो उनकी 100 वर्ष पूर्व और बहुत 100 वर्ष से भी ज्यादा वर्षों पूर्व जो उनका एक शिक्षा दर्शन दिया गया था, उस शिक्षा दर्शन का आज भी उतनी ही उपयोगिता है। और यदि मैं ये कहूं कि आज की परिस्थिति में जो शिक्षा की संरचना और शिक्षा का ढांचा या शिक्षा का दृष्टिकोण है वो प्रयोजनवाद पर ही टिका हुआ है, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसलिए हमें जॉन डेवी ने जो प्रयोजनवाद हमें दिया, अनुभववाद दिया, प्रयोगवाद दिया, उसके लिए उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और उनके द्वारा जो सदियों पुरानी जो शिक्षा थी उसको चुनौती देकर जो नए आयाम, नए आदर्श स्थापित किए गए, उनको स्वीकार करते हुए वर्तमान जीवन में है वो यथार्थताओं
यथार्थताओं के समीप जाकर के जनतांत्रिक माहौल में हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने जॉन डीवी का जो दर्शन शास्त्र और शिक्षा में उनका योगदान या शैक्षिक दर्शन उनका था, उस पर विस्तृत चर्चा करी और मैं आशा करती हूँ कि इसे आपने आत्मसात किया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।